Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcome to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. RAC के VCRS टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम VCRS की COP को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के मेथड्स की स्टडी की थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इम्प्रूवमेंट बाय एडिंग फ्लैश चैम्बर। हम फटाफट इसको रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्लैश चैम्बर में हमने क्या पढ़ा था कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इवोपरेटर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई हो, यानी एक्सपांशन वाल्व से जो हमारे पास लिक्विड और वेपर का मिक्सचर आता था उसमें वेपर को सेपरेट कर लिया जाता है और इवोपरेटर में सिर्फ सप्लाई की जाती है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की। फ्लैश चैम्बर लगा होता है एक्सपांशन वाल्व और इवोपरेटर के बीच में। इसका काम होता है लिक्विड की सप्लाई को इंश्योर करना इवोपरेटर में। फ्लैश चैम्बर के यूज करने से ना तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे कोई इफेक्ट आता है और ना ही कंप्रेसर के वर्क इनपुट पे, यानी जो सीओपी है वीसीआर सिस्टम की वो चेंज नहीं होती है। बस फ्लैश चैम्बर की वजह से जो इवापोरेटर का साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये पढ़ा था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था एडिंग एक्यूमुलेटर। जैसा हमने पढ़ा था फ्लैश चैम्बर के लिए वैसा ही सेम एक्यूमुलेटर है। इसमें भी ये टाइप ऑफ एक इंसुलेटिंग टैंक है जिसमें बैफल्स लगी होती है। ये भी एक्सपांशन वाल्व और इवापोरेटर के बीच में लगा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्लैश चैम्बर जो वर्क करता है वो कांस्टेंट लोड के लिए काम करता है और ये वेरिंग लोड के लिए काम करता है। ये दो काम करता है। ये इंश्योर करता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई इवापोरेटर को और वेपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई कंप्रेसर को। यानी इसके दो फंक्शन है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करेगा इवापोरेटर को और वेपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करेगा कंप्रेसर को। तो यहाँ पर सेम अक्यूमुलेटर का भी सीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है इवापोरेटर का साइज और कंप्रेसर का फ्रिक्शन लॉसेस। यानी रेफ्रिजरेंट जब लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर में जाता है तो वहां पर वियर एंड टियर बढ़ जाते हैं। तो अक्यूमुलेटर क्या कर रहा है, एक तो इवापोरेटर के साइज को रिड्यूस कर रहा है बाय इंश्योरिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई, कंप्रेसर में वियर एंड टियर को रिड्यूस कर रहा है वेपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करके। यानी अक्यूमुलेटर भी सीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। थर्ड जो टाइप हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इंप्रूवमेंट बाय सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ये जो डिवाइस लगा होता है ये लगा होता है कंडेंसर के बाहर, कंडेंसर के आउटलेट पे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अचीव है, हमें जो अचीव करना है वो करना है सब कूलिंग। जब हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जब सब कूलिंग होती है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंप्रूव होता है। सब कूलिंग होती कहाँ है, कंडेंसर के आउटलेट पे। कंडेंसर के आउटलेट पे करनी है सब कूलिंग, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंप्रूव होता है। सीओ उसके वर्क इनपुट जो होता है कंप्रेसर पे उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली क्या होता है हमारे सिस्टम की सीओपी इंक्रीज होती है। तो इसमें क्या किया हमने, एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज किया जो लगा दिया हमने कंडेंसर के आउटलेट पे। कंडेंसर के आउटलेट पे हमें पता है हाई टेम्परेचर लिक्विड मिलता है। कंडेंसर के आउटलेट पे क्या मिलता है, हाई टेम्परेचर लिक्विड। जबकि इवापोरेटर के आउटलेट पे क्या मिलता है, लो टेम्परेचर वेपर। अब जो लो टेम्परेचर वेपर मिल रही है उसको हम यूटिलाइज करते हैं हाई टेम्परेचर लिक्विड के साथ। हाई टेम्परेचर जो लिक्विड है वो माना कि फेज है लिक्विड और वेपर, बट यहाँ पे उसका हाई टेम्परेचर है, वहां पे उसका लो टेम्परेचर है। सबको पता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ वेरी करता है। यहाँ पे नीचे लो प्रेशर है मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई टेम्परेचर है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जो कंडेंसर से आउटलेट पे निकलने वाला हाई टेम्परेचर लिक्विड कॉन्टेक्ट में आता है लो टेम्परेचर वेपर के, तो हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ। तो इस हाई टेम्परेचर लिक्विड का और टेम्परेचर कम होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सब कूल्ड लिक्विड में। सेम लो टेम्परेचर की जो वेपर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो चली जाएगी सुपर हीटेड रीजन में, यानी हाई टेम्परेचर की वेपर में। तो यहाँ पे हमें क्या इफेक्ट मिला, यहाँ पे हमारा सब कूलिंग की वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंप्रूव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, सब कूलिंग की वजह से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंप्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि ज्यादा कूल्ड लिक्विड की अगर हम सप्लाई कर रहे हैं इवापोरेटर में तो वो उस स्पेस से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ने का मतलब डायरेक्ट सीओपी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट।
जो थर्ड टाइप हमने पढ़ा था उसमें हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट की कूलिंग कर रहे थे यूजिंग वेपर रेफ्रिजरेंट। अब हमें कूलिंग करनी है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की बाय यूजिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट। इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ सब कूलिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग लिक्विड रेफ्रिजरेंट। यानी अब जो हमें सब कूलिंग करनी है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को यूज करते हुए करनी है। A heat exchanger is installed in between condenser and expansion device. सेम इसमें भी एक हीट एक्सचेंजर यूज आएगा जिसको इंस्टॉल करेंगे हम किसमें, कंडेंसर और एक्सपांशन डिवाइस के बीच में। वन लाइन कैरीज लिक्विड रेफ्रिजरेंट 45 डिग्री सेंटीग्रेड whereas another line liquid carries liquid refrigerant of -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में दो लाइन होगी, एक तो कंडेंसर के आउटलेट पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको कैरी करेगी, सेकेंड करेगी लो टेम्परेचर के लिक्विड रेफ्रिजरेंट को। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बताया हाई टेम्परेचर का कितना, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो है 45, लो टेम्परेचर जो है वो है -10। दिस लिक्विड इज टेकन पार्शली फ्रॉम आफ्टर एक्सपांशन। यानी यहाँ पे जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं लो टेम्परेचर का वो कहाँ से मिलेगा, जैसे वेपर रेफ्रिजरेंट तो हमें इवेपोरेटर के आउटलेट से मिल रहा था क्योंकि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बट लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें सिर्फ दो ही जगह पे मिलता है, एक तो मिलता है कंडेंसर के आउटलेट पे और एक एक्सपांशन डिवाइस के आउटलेट पे। तो हम एक्सपांशन डिवाइस के आउटलेट पे जो हमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है वो मिलता है लो टेम्परेचर का, जबकि कंडेंसर के जो आउटलेट पे मिलता है वो मिलता है हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो हम एक्सपांशन डिवाइस के आउटलेट पे जो लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलेगा उसको यूज करेंगे। The heat transfer take place if heat exchanger liquid of 45 degree Celsius gives heat energy to partial -10 degree Celsius. After absorbing heat energy, liquid at -10 degree Celsius evaporates and it is directly supplied to compressor. यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था जो एक्सपांशन डिवाइस से हमें आउटलेट पे मिला उसकी हेल्प से हमने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया जो हमें कहाँ से मिल रही थी, कंडेंसर के आउटलेट पे मिल रही थी। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है, डायग्राम से समझते हैं, कंडेंसर से जो हाई टेम्परेचर लिक्विड मिला और एक्सपांशन डिवाइस से जो लो टेम्परेचर लिक्विड मिला। तो हाई टेम्परेचर लिक्विड अपनी हीट देगा लो टेम्परेचर लिक्विड को और ये हीट लेके लो टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। साथ ही साथ इवोपरेटर के आउटलेट से भी वेपर आ रही है, तो दोनों की वेपर को मिक्स करके हम सप्लाई कर देंगे किसमें, कंप्रेशर में। तो यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो कंडेंसर पे हमें क्या मिल गई, सब कूलिंग, तो सेम इफेक्ट मिलेगा कि सब कूलिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। यानी हम कूल्ड रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करेंगे तो हमें ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, जितना ज्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा हमारे सिस्टम की सीओपी उतनी ही इंक्रीज होगी। हमने यहाँ पर 4 मेथड पढ़े सीओपी को इंप्रूव करने के लिए, वीसीआर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। जहां पर भी सब कूलिंग आएगी वहां पे हमें याद रखना है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बड़ा होगा। वर्क इनपुट में कोई चेंज नहीं था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ा होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ने से हमारे सिस्टम की सीओपी इंप्रूव हुई होगी। जहां वर्ड आता है फ्लैश चैम्बर और अक्यूमुलेटर वहां पर सीओपी पे कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ हमारे जो डिवाइस है उनकी वर्किंग सिचुएशन में चेंज आता है। इवेपोरेटर का साइज रिड्यूस हो जाता है फ्लैश चैम्बर यूज करने पे, अक्यूमुलेटर यूज करने पे इवेपोरेटर का साइज रिड्यूस होता है, साथ ही साथ कंप्रेशर में होने वाला फ्रिक्शन और वियर एंड टियर रिड्यूस होता है। नेक्स्ट थिंग जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो लोड अगर चेंज होता है तो यूज में करते हैं अक्यूमुलेटर। सिस्टम पे लोड अगर वेरी करता हो तो यूज आएगा अक्यूमुलेटर। फ्लैश चैम्बर यूज आएगा जब सिस्टम पे लोड कांस्टेंट हो। अक्यूमुलेटर और फ्लैश चैम्बर लगे होते हैं एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर के बीच में, जबकि ये जो हीट एक्सचेंजर सब कूलिंग के हीट एक्सचेंजर हैं ये लगे होते हैं कंडेंसर और एक्सपांशन डिवाइस के बीच में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। थैंक यू।